वापस आ जाए, आगे चलते हैं थोड़ा। सो ट्यूसडे से हमने स्टार्ट किया था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आज हमारा 5th लेक्चर आ गया। और अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं, कोई 3 डेफिनेशंस कवर कर चुके हैं हम। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हम कवर कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप हम कवर कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम कोई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम टेलर की थ्योरी कवर कर चुके हैं, फायाल की थ्योरी कवर कर चुके हैं, लिंडल उर्वे की थ्योरी कवर कर चुके हैं। और यहाँ तक आज हमारा टेस्ट हो रहा है, मीन ये चीज़ें आज हम टेस्ट दे के लॉक कर देंगे। बाकी आज से जो ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट टेस्ट तक सब कुछ अनलॉक रहेगा, जिसको हम फ्राइडे को टेस्ट दे के लॉक करेंगे। सो पढ़ रहे थे हम बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो चैप्टर 1 ने हमें बताया कि बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको डिफरेंट राइटर्स की थ्योरीज को फॉलो करना है। और थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट हमारे पास कोई 2 तरह की हैं। क्या थी 2 तरह की थ्योरीज? क्लासिकल, इनका एक और भी नाम था ट्रेडिशनल थ्योरीज। मतलब क्या हुआ इनका? पुराने बाबों की थ्योरीज, अर्ली राइटर्स की थ्योरीज। और हमारे पास दूसरी थ्योरी जो आजकल के राइटर की हैं वो क्या है? अदर या मॉडर्न थ्योरीज। दोनों में डिफरेंस क्या था? कि क्लासिकल थ्योरीज जो हैं वो फोकस कर रही हैं किस चीज़ के ऊपर? ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क के ऊपर। इन काम को कैसे मैनेज करना है, राइटर का फोकस किस पे है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क के ऊपर। वाइल मॉडर्न थ्योरीज में मैनेजर्स का फोकस है ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये इग्नोर कर रही हैं ह्यूमन एलिमेंट को, जबकि मॉडर्न राइटर जो है वो वर्क की मैनेजमेंट के साथ फोकस कर रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट को। इन काम के साथ साथ इम्पोर्टेंट है ह्यूमन एलिमेंट को भी मैनेज करना। लेकिन ये अपनी जगह पे रॉन्ग नहीं है, ये अपनी जगह पे ठीक है। क्यों? पुराने ज़मानों में क्या होता था, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी तो उसमें एक ही नेचर के लोग होते थे, एक ही नेचर के लोग होते थे। तो मेन मसला क्या था? काम को कैसे मैनेज करना है। लेकिन अब क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स भी हैं, नीचे लेबरर्स भी हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स कुछ और चाहते हैं, लेबरर्स कुछ और चाहते हैं। और जब वैरायटी के लोग आ गए तो इसलिए अब क्या हो गया, सिर्फ काम को नहीं लोगों को भी मैनेज करना है। क्यों? डिफरेंट नेचर के लोग हैं, किसी को कैसे मैनेज करना है, किसी को कैसे मैनेज करना है। क्यों? लेबरर क्या चाहते हैं? सिर्फ पैसा, उन्हें कोई अथॉरिटी, पावर, रैंक, पोजीशन नहीं चाहिए, प्रमोशन नहीं चाहिए। क्यों? उन्हें पता है हम इस काबिल हैं ही नहीं। जबकि प्रोफेशनल मैनेजर्स क्वालिफाइड लोग हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, रैंक चाहिए, उन्हें मेनली पैसा नहीं। क्यों? उन्हें पता है प्रमोशन के साथ पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब लेबरर्स मैनेजर्स को एक तरह से मैनेज नहीं कर सकते, तो इसलिए डिफरेंटली मैनेज करने के लिए अब आपको क्या करना है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी कंसीडर करनी है। पहले एक ही तरह के लोग होते थे, लोग बस ऑटोमेटिकली मैनेज हैं। क्यों? डिफरेंट डिफरेंट मैनेज करना ही नहीं है। मैनेज क्या करना था? सिर्फ काम। तो ये ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर रही हैं। रीज़न क्या है? एक ही नेचर के लोग होते थे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती थी। लेकिन अब क्या है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट नेचर की, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लोग हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क के साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी रिक्वायर है। और क्लासिकल राइटर में हमने अभी तक कवर किया, टेलर कहता है कि बिजनेस को आपने मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या था?
dividing larger task into smaller unit of work, employing individual to specialize on each unit of work, and increasing efficiency through division of labor। किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट आपने बिजनेस में अप्लाई करनी है? 4 प्रिंसिपल्स के थ्रू। पहले साइंस ऑफ वर्क आइडेंटिफाई करनी है बेस्ड ऑन वर्क एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग द टास्क। और अगर एक काम करने का एक ही वे है तो फिर क्या करना है? हाई रिवॉर्ड देना है कि उससे भी एफिशिएंसी, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। दूसरा प्रिंसिपल, वर्कर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड, दे मस्ट हैव द स्किल्स एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द टास्क। और अगर स्किल्स एबिलिटी हैं तो दे मस्ट बी ट्रेन्ड। तो पहले साइंस ऑफ वर्क मीन बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट वे आइडेंटिफाई किया, फिर आपने स्किल्ड वर्कर्स लिए। तो अब तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? ब्रॉट टुगेदर क्या? साइंस ऑफ वर्क, स्किल्ड लेबर टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। चौथा प्रिंसिपल, कि मैनेजर्स वर्कर्स को मिलके काम करना चाहिए एंड मैनेजर शुड टेक ओवर द वर्क फ्रॉम वर्कर्स फॉर विच दे आर मोर कैपेबल टू परफॉर्म। इन कहना क्या चाह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? लोगों को एक ही काम तक रिस्ट्रिक्ट करो, डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए। क्यों? एक बंदा एक ही काम करेगा तो उसमें स्पेशलाइज भी होगा और एफिशिएंसी भी अचीव होगी। लेकिन कुछ लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज दूसरों को। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि एक बंदे को एक ही काम पे लगा दोगे तो एक ही जैसा मोनोटनस, रिपीटेटिव, डल काम क्या करेगा? बोर कर देगा, जिससे वर्कर्स डीमोरलाइज हो जाएंगे, काम में उनका दिल नहीं लगेगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन वो कहता है बेशक क्रिटिसिज्म है, थ्योरी अभी भी लोग मानते हैं और स्पेशलाइजेशन के लिए इसे अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद हमें एक और राइटर मिला, हेनरी फायल। उसने कहा भाई बिजनेस को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने प्रिंसिपल्स है? 14 प्रिंसिपल्स। कैलर चेन, इक्विटी, एस्पिरिटी कॉर्प्स, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, initiative, centralization, remuneration, order, stability of tenure of personnel, subordination of individual interest to general interest, and unity of direction। 14 प्रिंसिपल्स हमने लर्न कर लिए। 7 फायल क्या कहता है? भाई बिजनेस को मैनेज करना है तो मैनेजमेंट को क्या परफॉर्म करने हैं? 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी। और 5 टास्क: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। कवर कर लिया ये भी हमने। उसके बाद हमें कल एक और राइटर मिला, लिंडल उर्विक। उसने कहा नहीं भाई, अगर आपने बिजनेस को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है? प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कितने प्रिंसिपल्स? 10 प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कंटिन्यूटी, कॉरस्पॉन्डेंस एंड डेफिनेशन। क्या ख्याल है? वर्क को ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू फैसिलिटेट यूनिटी। कौन सा प्रिंसिपल था ये? Organizing is important to facilitate unity of efforts. Coordination, मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर द एक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कंटिन्यूटी, डिफाइन होना चाहिए रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, डेफिनेशन। अंडर वन सुपीरियर मैक्सिमम सबऑर्डिनेट्स 5 एट मोस्ट 6, स्पैन ऑफ कंट्रोल। पर्पस डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगलेस है। ऑब्जेक्टिव, सब कुछ क्लीन, टाइडी, अपॉन इट्स ऑन प्लेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिंडल उर्विक। बैलेंस, इसके अलावा लोगों का वर्क रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए टुवर्ड सिंगल टास्क। स्पेशलाइजेशन, क्या ख्याल है? लिंक होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी
आपस में? कॉरस्पॉन्डेंस। और ये हमने लर्न करके आज कुछ लोगों ने टेस्ट दे दिया और कुछ अभी दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक राइटर हमें और मिला, मैक्स वीबर। तो क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस मैनेजमेंट। सारे राइटर हमें सिखा रहे हैं बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। मैक्स वीबर कहता है कि अगर आपने बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको बिजनेस में इंप्लीमेंट करना होगी ब्यूरोक्रेसी। बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या इंप्लीमेंट करना होगी? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हाईली फॉर्मल होती है, जहां पे सब कुछ रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स के बिना कुछ नहीं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली चलता है। या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं एक फॉर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलती हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली चलती हैं, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ब्यूरोक्रेसी। वो कहता है आपको भी बिजनेस मैनेज करना है तो क्या इंप्लीमेंट करना है? ब्यूरोक्रेसी। कैसे इंप्लीमेंट करना है? उसने कहा जी कोई 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैं, इनको फॉलो करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नंबर 1, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। Number 2, impartiality. Number 3, written rule of conduct. Number 4, promotion. Number 5, division of work. And number 6, efficiency. ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? बिजनेस को 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉलो करनी है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी मीन एक चार्ट डिफाइन करना है, पोजीशन लेवल्स डिफाइन करनी है कि कौन टॉप पे है, कौन मिडल पे है, कौन लोअर लेवल पे है। तो आपको क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है पहले तो, ताकि सबको क्लियर हो कि इसका क्या लेवल है, क्लियर हो कि ये नीचे लेवल पे है तो इसके बाद कौन सा लेवल आता है, ये ऊपर लेवल पे है दिस मीन इन्होंने इनको फॉलो करना है। इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है? कि सबको फेयरली इक्वली ट्रीट करना है। इम्पार्शियल का मतलब क्या है? इम्पर्सनल मीन कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सबको आपने इक्वली ट्रीट करना है, फिर जाके लोग उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, किसी ने रूल्स को फॉलो किया, किसी ने नहीं किया तो आपने पकड़ के भड़का दिया। एक जानने वाले ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने आगे से हंस के टाल दिया। नहीं, ये इम्पार्शियलिटी नहीं है। इम्पार्शियलिटी क्या है? एक को भड़काया तो दूसरे को भी भड़काना है आपने साथ, अदरवाइज पर्सनलाइजेशन हो जाएगी। तीसरा, रिटन रूल ऑफ कंडक्ट। रूल होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए? रिटन फॉर्म में, ताकि सबको क्लियर हो क्या मैंने फॉलो करना है। अगर रिटन फॉर्म में नहीं है तो फिर लोग एम्बिग्युइटी में हो सकता है पता ही नहीं क्या फॉलो करना है, तो फिर फॉलो भी नहीं होंगे। इसलिए रिटन रूल ऑफ कंडक्ट मीन रिटन फॉर्म में पता होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। चौथा वो कहता है कि लोगों की प्रमोशन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड भी होनी चाहिए। लोगों की प्रमोशन होनी चाहिए मीन एक ऊपर वाले लोगों को ऑर्डर कर रहा है तो लोग तब एक्सेप्ट करेंगे जब इसे पता होगा कि कल को मैं भी प्रमोट होके यहाँ पे जा सकता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अल्टीमेटली फिर लोग मेरी बातों को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या करना है आपने? इसको प्रमोशन का चांस सिस्टम भी देना है कि क्या चीज़ अचीव करके तू यहाँ पे जा सकता है, और जब उसे पता होगा कि हाँ ये अचीव करके मैं भी यहाँ पे जा सकता हूँ तो फिर वो ऊपर वाले बंदे की बातों को एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रमोशन का सिस्टम है ही नहीं, भी नीचे वाले लोग ऊपर जा ही नहीं सकते, तो फिर वो ऊपर वाले लोगों की बातों को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मोटिवेशन क्रिएट नहीं होगी। तो प्रमोशन का सिस्टम भी होना चाहिए। साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात
यहाँ से स्टार्ट हुई, इसने भी डिवीजन ऑफ वर्क में की, इसने भी की किसमें, स्पेशलाइजेशन के अंदर। तो इसने भी कहा जी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन वर्क डिवाइडेड भी होना चाहिए। अल्टीमेटली जब आप चार्ट बनाओगे तो काम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड होगा, एक बंदा एक ही काम को देख रहा है, तो इससे स्पेशलाइजेशन के साथ साथ क्या अचीव होगा, एफिशिएंसी भी अचीव होगी। ये 6 करैक्टरिस्टिक्स हमें लर्न करनी है। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा 6 मार्क्स के लिए टेस्ट भी कर चुका है कि 6 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक्सप्लेन करें। आइए मिलके पढ़ते हैं। कोई लास्ट पेज हमें मिलता है वो नोट्स में। So Max Weber was a German sociologist who studied the growth in the number, size and power of large bureaucratic organization on page number 7. He suggested that bureaucracy provides an organizational structure in which human activity is rationalized and coordinated. Rational बोलते हैं लॉजिकल को, मीन ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, सबको आप इक्वली ट्रीट करोगे तो वहाँ पे सब कुछ क्या चलेगा, लॉजिकल वे में चलेगा। और क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी अचीव होगी, मीन आपस में कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अवॉइड होंगे। Characteristics of ideal bureaucracy: hierarchy of authority from top management down to workers at the bottom. Office's management position should be ranked in hierarchical order with information flowing up the chain of command. मीन किसने किसको रिपोर्ट करना है, इंफॉर्मेशन फ्लोइंग अप द चेन ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन पासिंग डाउन द चेन ऑफ कमांड। मीन किसके थ्रू किसको प्लान मिलना है काम करने के लिए, मीन डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन सेट होगी। एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी शुड ऑपरेट इन एन इम्पर्सनल एंड इम्पार्शियल वे। मीन कोई पर्सनलाइजेशन, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। There should be a clear statement of duties, responsibilities, standardized procedures and expected behavior. Means सबके साथ आपका behavior same होना चाहिए। And there should be written rule of conduct, mean rules होने चाहिए और written form में होने चाहिए। There should be promotion of individual within the organization based on their achievement, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे टॉप मैनेजमेंट की बातें एक्सेप्ट करनी है। क्यों, कल को मैं प्रमोट होकर जाऊंगा तो नीचे लोग मेरी बातें भी एक्सेप्ट करेंगे। एंड देयर शुड बी डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड आइडियल ब्यूरोक्रेसी विल अचीव एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। और जब रूल्स होंगे, वर्क डिवाइडेड होगा, तो साथ स्पेशलाइजेशन यानी एफिशिएंसी भी अचीव होगी। सिग्निफिकेंस इसके नीचे में मिलेगी कि कहाँ पे अप्लाई होती है, मीन इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, कहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अप्लाई होती है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी होती है। इवन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है उसके साथ साथ वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाता है। एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, एक छोटी सी दुकान होती है, अकेला ऑनर उसे मैनेज कर रहा होता है, उसी की इन्वेस्टमेंट होती है, वही सेल देख रहा है, वही प्रोडक्शन देख रहा है, वही परचेज देख रहा है, वही मार्केटिंग सब कुछ देख रहा है, ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे ही बिजनेस थोड़ा सा ग्रो होता है तो अकेला ऑनर बिजनेस को नहीं डील कर पाता। क्या ख्याल है, टाइम लिमिटेशन की वजह से हर एरिया को फोकस नहीं कर पाता, और वैसे भी हर एरिया में एक्सपर्ट भी नहीं होता। और जैसे ही बिजनेस ग्रो होता है तो आपको एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करता है, अपने नीचे कुछ मैनेजर्स अपॉइंट करता है, परचेज को देखने के लिए परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन को देखने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल को देखने के लिए सेल मैनेजर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग, अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने मुंशी रखता है कि भाई अकाउंटिंग फाइनेंस को आप देखोगे। तो ये क्या किया उसने, जब मैनेजर्स अपॉइंट किए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की, तो क्या करता है, एक चार्ट बना देता है। कहाँ पे आ गया, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी की तरफ। अब इनको मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स भी डिफाइन करता है ताकि अपनी औकात के अंदर रह के अपने ही डब्बे में काम करें। तो क्या आ गया, रिटर्न रूल ऑफ कंडक्ट की तरफ आ गया। परचेज का काम परचेज वालों का, सेल का काम सेल वालों को दिया, तो क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क भी हो गई। तो इससे क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड वे में वर्क परफॉर्म होगा। मीन तरफ आ गया ब्यूरोक्रेसी की तरफ। मीन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो किसकी नीड पड़ती है बिजनेस को, ब्यूरोक्रेसी की। इसलिए इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एक फॉर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब चलती हैं तो किस पे चल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी पे। सो ब्यूरोक्रेसी है क्या, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेगा,
एक फॉर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलेगा, सिस्टम के बिना कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं जब सब कुछ रूल्स सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है तो ये चीज़ समटाइम रूह को तड़पा देती है। लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, कोई काम करवाना हो, पहले एप्लीकेशन लिख के दें, एप्लीकेशन लिख दी है, अब ये अप्रूव वहाँ से टेस्ट करवा के लाएं, टेस्ट करवा के ले आएँ, अच्छा जी दें, 2 दिन बाद हमसे पूछिएगा कि काम हुआ या नहीं हुआ। इस कॉलेज में आपने सपोज अपना बैच चेंज करवाना है, जाओगे मिस्टर शहबाज के पास, उसे कहोगे मैंने बैच चेंज करवाना, एप्लीकेशन लिख के लाओ, पहले उधर आप लिखने लगोगे, इधर नहीं बाहर जाके लिख के लाओ, बाहर से एप्लीकेशन लिख के लाओगे, कल आना मेरे पास मैं बताऊंगा। हालांकि करना क्या उसने, सिस्टम के अंदर सिर्फ नाम यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखना है, जो 1 मिनट का काम है। लेकिन नहीं, पहले एप्लीकेशन लिखो, नहीं एप्लीकेशन ये नहीं, ये वहाँ पेज पे लिखो, प्रिंटेड पेज के ऊपर, अच्छा कल आना मैं बताऊंगा क्या करना है। तो ये क्या है, डिलेइंग टास्क, जो टाइम फजूल में कंज्यूम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी को अच्छा नहीं समझते। मीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सपोज आपने एक मार्कर लिखने के लिए लेना है तो किसी एक बंदे से मिलेगा, वो बंदा क्या करेगा, पहले एक रजिस्टर में इसकी एंट्री करेगा, साथ आपके सिग्नेचर करवाएगा, फिर आप मार्कर लेके लिखने बैठोगे। और अगर गए हो बंदा नहीं है तो मार्कर आप यूज़ नहीं कर सकते। वो बंदा आएगा, वो रजिस्टर में एंट्री करेगा, फिर आपके सिग्नेचर लेगा, फिर आप मार्कर यूज़ करने के काबिल बनोगे। कोई काम करना है तो पहले ऊपर से फाइल साइन होके आएगी, वो फाइल साइन करने वाला बंदा नहीं है, छुट्टियों पे है, तो आप भी काम से वेले हो क्यों, वो साहब आएगा, फाइल साइन करेगा, अप्रूव करेगा, तो फिर जाके आप काम करने के काबिल बनोगे। तो इस वजह से कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी को बुरा भी समझते हैं। मीन इसके कुछ ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या कहता है क्रिटिसिज्म, ब्यूरोक्रेसी इज ऑफन कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है, बुरी समझी जाती है, स्टॉप की जाती है। ब्यूरोक्रेसी इज ऑफन कंडेम्ड बिकॉज ऑफ रेड टेप, पेन पुशिंग एंड सॉल डिस्ट्रॉइंग वर्क। रेड टेप, पेन पुशिंग, रेड टेप का मतलब क्या है, डिलेइंग टास्क, मीन जब तक फीता काट नहीं जाता रोड जनता के लिए नहीं खुलेगा। रोड बना पड़ा है लेकिन जब तक मिनिस्टर साहब आके फीता नहीं काटेंगे तब तक ये रोड जनता के लिए नहीं खुलेगा। मिनिस्टर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं तो रोड बंद रहेगा, क्यों, वो आके फीता काटेंगे तो आगे काम चलेगा। तो ये क्या है, डिलेइंग टास्क। इस तरह से पेन पुशिंग, पेन पुशिंग बोलते हैं बोरिंग पेपर वर्क को, कि जब तक फाइल साइन नहीं हो जाती है, अप्रूवल नहीं हो जाती, तब तक आप काम नहीं करोगे। तो ये क्या है, बोरिंग पेपर वर्क। एंड सॉल डिस्ट्रॉइंग, सॉल डिस्ट्रॉइंग का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो आपकी रूह को तड़पा देती हैं, मीन इरिटेट कर देती हैं कि क्या मुसीबत है, इसके बिना भी ये काम हो सकता है, लेकिन नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना है। एंड सॉल डिस्ट्रॉइंग वर्क विच कैन डीमोरलाइज द एम्प्लॉइज एंड एफिशिएंसी विल बी अफेक्टेड। लेकिन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, वो कहता है ब्यूरोक्रेसी फिर भी लोग मानते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस पे चलती हैं, ब्यूरोक्रेसी पे। सो लर्न क्या करना है हमें, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है। लर्न क्या करना है हमने, ये क्रिटिसिज्म की 2 लाइनें लर्न करनी है। ये नीचे रेड टेप, पेन पुशिंग का मतलब बताया गया है, वो लर्न नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। और लर्न क्या करना है हमने, इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस लर्न करनी है, जिसके अंदर इसकी एग्जांपल भी आ गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है पढ़ रहे हैं। एक तो मुसीबत है, सीए करना है, सिलेबस का पार्ट है, एग्जामिनर टेस्ट करता है तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ मुसीबत है, फंस गए हैं सीए करने, तो हमें ये पेपर पढ़ना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। या कल को हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले गए, किसी सेठ के मुंशी बन गए, क्या बनेंगे आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है, किसी सेठ के मुंशी बन गए, उसने कहा भाई मेरा ये बिजनेस मैनेज करना है, तो हमें पता होना चाहिए ना कैसे मैनेज करना है। मैनेज करेंगे तो हमें पैसे देगा, नहीं मैनेज करेंगे कान से पकड़ के बाहर निकाल देगा, चल फारिग है तू।
तो हम सीख रहे हैं बिजनेस को मैनेज कैसे करना। या कल को अगर हमने अपना बिजनेस करना है, जॉब से कोई आजकल बड़ा आदमी बना है? आज तक कोई बड़ा आदमी आपने देखा हो जॉब कर रहा हो, बड़ा अमीर आदमी? जितने भी अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। कल को हमने अपना बिजनेस करना है तो बिजनेस को कैसे मैनेज करना है पता होना चाहिए ना हमें, तो हम सीख रहे हैं। तो मुसीबत ही नहीं है सिर्फ, कल को ये चीज़ हमारे काम आ सकती है। अपना बिजनेस मैनेज करना है, किसी सेठ का बिजनेस मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे हैं। बिजनेस किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो यूँ भी मैनेज किया जा सकता है और एक फॉर्मल वे में ऐसे भी। एक और राइटर हमें मिली, रोजमेरी स्टीवर्ट। रोजमेरी स्टीवर्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल ट्रेडिशनल राइटर मीन पुराने बाबों की थ्योरीज। रोजमेरी स्टीवर्ट कोई पुरानी माई नहीं है, मॉडर्न राइटर है, लेकिन इसको भी क्लासिकल राइटर में ही इंक्लूड कर दिया गया। क्यों? इसकी सोच पुरानी है मॉडर्न राइटर, लेकिन इंक्लूड इसको भी क्लासिकल थ्योरीज में कर दिया गया। क्यों? इसकी सोच पुरानी है। और सोच पुरानी क्या है? ये कहती है जी बिजनेस को मैनेज करना है तो अंकल वीबर जो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के थ्रू मैनेज करना है, तो ठीक है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही मैनेज करना है। मीन इसने भी फेवर किया कि इसको ब्यूरोक्रेसी को ही, कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या होनी चाहिए? ब्यूरोक्रेसी। कैसे ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए? मैक्स वीबर ने तो बताया ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके होनी चाहिए। इसने बताया क्या? फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कितने फीचर्स इसने बताए? कोई 4 फीचर्स बताए। और क्या फीचर्स बताए इसने? इसकी ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसी के अंदर से 4 फीचर निकाले इसने। एक ये बात को इग्नोर किया और एक ये बात को इग्नोर किया। एफिशिएंसी और प्रमोशन को इग्नोर करके बाकी इसने क्या बता दिए? 4 फीचर बता दिए। क्या फीचर बताया जी? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या फीचर बताया जी? इम्पार्शियलिटी भी होनी चाहिए। क्या फीचर बताया? डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू क्या होनी चाहिए? स्पेशलाइजेशन। कैसे स्पेशलाइजेशन होती है? डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू। और क्या फीचर बताया? रूल ऑफ कंडक्ट भी होने चाहिए। कोई नई बात की इसने? नहीं। उसने 6 कैरेक्टरिस्टिक बताई, तो इसने प्रमोशन की बात को इग्नोर किया, एफिशिएंसी की बात को इग्नोर किया और बाकी 4 बता दिए फीचर्स: हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इम्पार्शियलिटी, स्पेशलाइजेशन एंड रूल ऑफ कंडक्ट। एक नई बात उसने की, कहां पे? यहां पे। स्पेशलाइजेशन की बात स्टार्ट टेलर से और सब ने बात की। ऐसी बात थी? टेलर ने कहा वर्क को डिवाइड करो, एक बंदे को एक काम पे लगाओ, स्पेशलाइज्ड होगा। डिवीजन ऑफ वर्क फायोल ने भी कहा स्पेशलाइज्ड होगा। लिंडा लोरविक ने भी कहा जहां तक पॉसिबल एक काम तक रिस्ट्रिक्ट करो, स्पेशलाइज्ड होगा। यही बात मैक्स वीबर ने भी की कि डिवीजन ऑफ वर्क करो, क्यों? उसे क्या अचीव होगी? स्पेशलाइजेशन। इसने भी स्पेशलाइजेशन की बात की, लेकिन कुछ नई बात की। इसने क्या कहा कि स्पेशलाइजेशन जो करनी है ये बंदे की स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, आपने अपने वर्क मेथड को स्पेशलाइज बनाना है। स्पेशलाइजेशन किसकी होनी चाहिए? जॉब की, वर्क मेथड की, रादर देन पर्सन की। क्यों? अगर पर्सन आपने स्पेशलाइज बना दिया और वो बंदा मर गया, पागल हो गया या भाग गया, तो क्या आपका काम चलेगा? नहीं। तो आपका क्या होना चाहिए? साइंस ऑफ वर्क।
साइंस ऑफ वर्क का मतलब क्या था? मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग द टास्क, मीन वर्क मेथड स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा अगर भाग गया है तो आप किसी और बंदे को थोड़ा सा ट्रेन करके वहां पे लगा दोगे तो आपका वर्क स्पेशलाइज्ड वे में कंटिन्यू रहेगा। इसलिए स्पेशलाइजेशन पर्सन की नहीं, किसकी होनी चाहिए? वर्क मेथड की होनी चाहिए, ताकि अगर वो बंदा चला भी जाता है तो आपका पीछे से काम स्पेशलाइज्ड वे में परफॉर्म होगा। तब जब वर्क मेथड स्पेशलाइज्ड है तो आप उसमें कोई भी बंदा थोड़ा सा ट्रेन करके लगाओगे तो काम चलता रहेगा। मीन साइंस ऑफ वर्क होनी चाहिए। साइंस ऑफ वर्क का मतलब क्या था? बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क आपने आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट मेथड आपने आइडेंटिफाई करना है। हम बाकी तीन बातें, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पोजीशन, रैंक्स डिफाइन होने चाहिए, वही बात। इम्पार्शियलिटी, सबको इक्वली ट्रीट करना है, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, वही बात। रूल ऑफ कंडक्ट रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए ताकि सबको क्लैरिटी हो किसने क्या फॉलो करना है, वही बात। सिर्फ नई बात क्या की? स्पेशलाइजेशन की। कोई नोट्स आज भी हमें मिले? पेजेस नहीं मिले आज हमें? मिला एक पेज आज हमें, एक पेज मिला है। उसमें अगर हम जाएं तो हमें रोजमेरी स्टीवर्ट मिल जाएगी स्टार्ट में, हमें नहीं मिले। किस किस को नहीं मिले? दो ना यार, क्या करना है इतने? और किसको चाहिए? किसी को ये पेज आज वाला ना मिला हो? और इधर भी चाहिए। और सो क्या कहती है रोजमेरी स्टीवर्ट? फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। रोजमेरी स्टीवर्ट इज अ मॉडर्न यूके राइटर। साइंसदानों, Rosemary Stewart is a modern UK writer on management theory. She has summarized the four main features of bureaucracy as follows. Specialization. There is specialization of work, but this applies to the job, not the individual who does the job. This means that there is continuity. क्यों बंदा बना दिया तो फिर continuity इंश्योर नहीं होगी. So when one person leave the job continues and another person fill the same position. Hierarchy of authority. There is distinction between management and workers. Within management there is a hierarchy with the clearly defined levels of authority and ranks of manager. Mean chart define होना चाहिए, clear होना चाहिए कौन किस level पे है, कौन follow करेगा decision को और कौन decision communicate करेगा. System of rules. The rule of bureaucracy provide impersonal and efficient rules and procedures. Individuals within a bureaucracy must know what the rules are to do their job successfully. इसलिए written form में होने चाहिए. And impersonal. In a bureaucracy, the exercise of authority and the system of privileges and rewards are based on a set of rules. Mean आपने प्रिविलेजेस रिवॉर्ड जब देने हैं तो सबको इक्वली प्रोवाइड करने हैं। ये नहीं किसी को ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी, किसी को कम दे दी, तो फिर इम्पार्शियलिटी अचीव नहीं होगी। सो क्या करना है? ये हमें चार फीचर्स को रटा लगाना है। तो अभी हमारे पास अच्छे 15 मिनट्स बच गए कि 20 मिनट्स हैं? 20 मिनट्स हैं। और आपको पता है हमने इस 20 मिनट में क्या करना होता है? क्या करना होता है? ये चार फीचर सिर्फ लर्न करके एक दफा छाप दें। चार फीचर लर्न करके छाप दें, अभी लर्न हो जाएंगे, जान छूट जाएगी इनसे। सो लर्न करने के लिए बेस्ट वे क्या है? अगर कोई चीज़ पढ़ने बैठे हो तो सबसे पहले आपने पेन खोलना है। ये पेन जैसे ही खुलेगा ना, दिमाग को एक मैसेज मिलता है कि अब कुछ है, तो दिमाग भी साथ खुल जाता है। जब तक पेन बंद रहता है दिमाग आपका बंद रहता है। पेपर में जाते हो अक्सर, पेपर में जाने से 2 मिनट पहले यही लग रहा होता है कुछ नहीं आता, ऐसे होता है। लेकिन जैसे ही पेपर में हम पेन खोलते नॉलेज दिमाग से टपकना शुरू हो जाता है। ये जो आपकी हाथों की हरकतें हैं ना, इससे दिमाग को एक इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है। वो मैसेज के अकॉर्डिंगली दिमाग चलता है।
इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, कोई चीज़ लर्न करने बैठो, तो सबसे पहले पेन खोलो। अब जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो साथ साथ उसको मार्क करते जाओ। बेशक वो वर्ड देख लिया है, पढ़ लिया, लेकिन उसको यूं मार्क करोगे ना, दिमाग के अंदर और ज़्यादा अच्छा उसका स्केच बैठेगा और वो पक्का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब लर्न कर लिया, तब उसे और पक्का करने के लिए पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है, लिखी हुई चीज़ नहीं भूलती। और वो चीज़ कभी नहीं भूलती जो डिस्कस कर ली जाए। चलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे तो चलो लिख लेते हैं ताकि चीज़ें भूलें ना। और एक रजिस्टर हमने बीएम का बना लिया हुआ है, तो अभी हम पास करने वाले रास्ते पे नहीं आए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की रूटीन बना ली हुई है? कितने ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मंडे से बनाएंगे? वो मंडे कभी नहीं आना। कोशिश करें रूटीन आज से ही बना लें। क्लासेस के साथ डेली कोई 4 घंटे पढ़ने की रूटीन आज से बना लें। ये अटेम्प्ट हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। पीछे जो हुआ सो या इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए अभी से क्लासेस के साथ 4 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने की रूटीन बना लें। घर में हॉस्टल में पढ़ा हुआ 8 घंटे लाइब्रेरी के 4 घंटों के बराबर हैं। क्यों? घर में हॉस्टल में रूम में हमारे पास इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा सा किसी का मैसेज आया नहीं, हमारे 2 घंटे गए। क्यों? हमने फिर सिर्फ वही मैसेज नहीं, उसके साथ आगे पीछे जो हम ऑलरेडी पता नहीं परसों की चैट कर चुके हैं वो मैसेज भी सारे पढ़ेंगे। फेसबुक के ऊपर ज़रा सा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं तो हमने फिर फेसबुक पीछे कोई पूरे महीने की चीज़ें देखनी है कि क्या क्या था। बेशक वो डेली देख रहे हैं, फजूल में स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। एक पिक्चर 10 दफ़ा देख ली है, अब उसे जूम करोगे इसके बैकग्राउंड पे क्या है। क्या है ये? सिर्फ टाइम वेस्टिंग, टाइम वेस्टिंग। कोशिश किया करो, कोशिश किया करो पढ़ते वक्त मोबाइल बंद तो नहीं हो सकता, सांस बंद हो जाएगी। कोशिश किया करो पढ़ते वक्त इसको साइलेंट पे लगा दिया करो। क्लास में स्पेशली ये आप लोगों ने सामने मोबाइल रखा होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आनी है। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आनी है, ये पता नहीं टीचर को जलाने के लिए रखा होता है, देख मेरे पास कैसा कमाल मोबाइल है। कोशिश किया करो इसको क्लास में बैग में रखा करो। घर से कॉल आनी होती है, घर से कॉल आनी होती है। कभी घर वालों को कॉल ना रिसीव करके बाद में बताना कि मैं क्लास ले रहा था, उनकी खुशी का आलम देखना, रादर देन जरा सी कॉल मैसेज आया नहीं फौरी रिप्लाई, कॉल मैसेज आया नहीं फौरी रिप्लाई। नहीं, अपनी कोई इंपॉर्टेंस बनाओ। हर बंदे के लिए हर वक्त अवेलेबल हो आप। हाँ, मतलब ज़रा सा मैसेज आया नहीं फौरी रिप्लाई, ज़रा सी कॉल आई नहीं फौरी उठा लेना, आपकी इंपॉर्टेंस ही कोई नहीं है। आप तो हर वक्त हर बंदे के लिए अवेलेबल हो। नहीं, अवेलेबिलिटी को कम करो। जितनी अवेलेबिलिटी कम होगी उतनी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कोशिश किया करो पढ़ते वक्त मोबाइल को थोड़ा साइलेंट पे लगा दिया करो। प्रायोरिटी बनाओ स्टडी को। स्टडी प्रायोरिटी होगी तो इसमें सक्सेस मिलेगी। अगर प्रायोरिटी वो मोबाइल के अंदर वाला बंदा है तो इधर से सक्सेस नहीं मिलनी। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 4 फीचर्स लर्न करके लिख रहे हैं। कम ऑन। अच्छा, टेस्ट अगर हम ना दें तो फिर क्या होगा? गुड क्वेश्चन। एक टेस्ट ना देने पर फाइन हम करेंगे 100 रुपीज, काफी है। चलिए, एक टेस्ट ना देने पर 100 रुपीज फाइन होगा। 100 रुपीज फाइन होगा, साथ बेइज्जती तो क्लास में हुआ करेगी। वो 100 की होगी, 200 की होगी, कितने की होगी वो एक अलग इशू है। कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं टेस्ट ना देने पे, तो उनको समटाइम जो बॉयज़ हैं उनको मैं यहाँ पे खड़ा करके बेइज्जती करता हूँ इस एरिया में।
गर्ल्स को इस एरिया में खड़ा करके बेइज्जती करता हूँ। इसलिए कोशिश करनी है कि हैबिट नहीं इसे बनानी। 2 टेस्ट ना देने पर आपके पेरेंट्स को कॉल भी की जाएगी ताकि उन्हें बताया जा सके आप क्या गुल खिला रहे हो। 3 टेस्ट ना देने पर फाइन, बेइज्जती, पेरेंट को कॉल के साथ आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा ताकि क्लास के अंदर लोग जो हैं बड़े सुकून से बैठ सके। काफ़ी रश हो गया, कुछ लोग हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आपका पेपर पास हो जाएगा। क्लास से निकले पेपर पास। अच्छा, कुछ हम अटेंडेंस के ऊपर भी मंडे से ऑनवर्ड इधर गेट पे एक बंदा मैं खड़ा कर दूंगा। आप लोगों ने अंदर एंटर होते वक्त अपनी अटेंडेंस लगवा के एंटर होना है। एक दिन अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई, आप एब्सेंट थे या कुछ भी रीजन थी, अगले दिन आपको फाइन पे करके एंट्री मिलेगी। ठीक हो गया? अगले दिन फाइन से बचने के लिए नहीं आओगे तो उसे अगले दिन 2 दिन का फाइन पे करना पड़ेगा। तीसरे दिन फिर फाइन से बचने के लिए एंट्री की आपने तो अगले दिन 3 दिन का फाइन पे करना पड़ेगा। वो जब तक फाइन पे नहीं करोगे तब तक आपको एंट्री क्लास में नहीं मिलेगी। मेरी कोशिश है कि पेपर आपका इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए। और मैंने पीछे जितने भी BM BS के सेशन पढ़ाए हैं उससे एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि वो बंदा जो 100% क्लासेस ले रहा था वो BM पास कर गया। फेल होने वाले 90% उनमें वो स्टूडेंट हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं थे। हाँ, जो रेगुलर क्लास में आते थे उनको बिज़त करके, लर्न करवा के, डेली सुन के पेपर मैंने पास करवा लिया। फेल होने वाले कौन हैं? जो रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे, विजिटर्स, बड़े एक्टर, गेस्ट एंट्री देने वाले, जो समझते हैं कि हम बहुत बड़े एक्टर हैं, हमारी गेस्ट एंट्री से ये हमारी फिल्म हिट हो जाएगी। हालांकि उनका ये ड्रामा होता है, फिल्म नहीं होती और फ्लॉप हो जाता है। इसलिए आपको पेपर पास करने के लिए रेगुलर अपीयरेंस देना होगी। ठीक है? तो अटेंडेंस को हम थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये थोड़ा सा सिस्टम चलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करोगे इसमें। क्या ख्याल है? फाइन कितना होगा? छुट्टी करने पे भी 100 रुपीज़ फाइन। छुट्टी करने पे भी 100 रुपीज़ फाइन, टेस्ट ना देने पे भी 100 रुपीज़ फाइन। छुट्टी पे बेइज्जती नहीं होगी, टेस्ट पे बेइज्जती होगी, छुट्टी पे कोई बेइज्जती नहीं होगी। हाँ, किसी को कोई जेन्युइन रीज़न है छुट्टी करना है तो एक एप्लीकेशन लिख के आप CR को दोगे। वो एप्लीकेशन हम देखेंगे, अगर उसमें कोई मसला हुआ तो हम शायद आपके पेरेंट्स से कंफर्म भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन से कॉल मिला के दोगे। ठीक हो गया? तो छुट्टी कभी कभार कोई जेन्युइन मसला बन सकता है तो एप्लीकेशन के थ्रू की जा सकती है। ये मुंह उठा के कभी किसी दिन आ जाना, किसी दिन ना आना, ये इस क्लास में नहीं चलेगा। कोशिश है कि पेपर आपका इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए, अदरवाइज बात पता नहीं कहाँ जाएगी। किसी को कोई मसला है इस सिस्टम से? टेस्ट के फाइन से कोई मसला हो किसी को? किसको मसला है टेस्ट के फाइन से? टेस्ट के फाइन से किसी को मसला हो? फाइन तो हो गया। और अच्छा, टेस्ट में जो टॉप करेगा, चलें आप एक चीज और भी करते हैं, जो फाइन कलेक्ट होगा टॉप 3 टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक हो गया? जो भी फाइन कलेक्ट होगा टेस्ट का, छुट्टी का नहीं, सिर्फ टेस्ट का, वो उस टेस्ट में टॉप करने वाले 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितना कितना वो डिपेंड करता है फाइन पे, कितना कितना होगा। अच्छा, जो क्लास छुट्टी करने का हमारे पास फाइन कलेक्ट होगा
उसकी हम एट द एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी करेंगे, मतलब वो भी आप लोगों पे ही लगा दिया जाएगा। पार्टी करेंगे या लास्ट 2 सेशन से हमने ईदी सेंटर को दे दिया था। क्यों दे दिया था? कि स्टूडेंट ने सोचा कि हम पेपर देने जा रहे हैं, तो हम कुछ सदका खैरात कर दें, शायद इससे भी पेपर पास हो सकता है। चलिए एंड ऑफ सेशंस डिसाइड करेंगे कि पार्टी में उड़ाना है या फिर ईदी सेंटर